Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is tRNA, the adapter molecule. tRNA का मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या काम करेगा? ट्रांसफर करेगा। किसका ट्रांसफर करता है? ये अमीनो एसिड्स का। और अमीनो एसिड्स किस लिए जरूरी होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए। अमीनो एसिड्स जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस में और स्पेसिफिक अमीनो एसिड मिलके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने का जहाँ से शुरू होगा प्रोटीन बनने का वो होता है डीएनए। तो डीएनए ही एनकोड करता है कि प्रोटीन कौन सी बननी है, और उसके लिए वो क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से शुरू होगा और फिर वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद मैसेंजर आरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा राइबोसोम से, और वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये टीआरएनए का काम क्या है? अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक लाना। तो ये तो हो गया टीआरएनए का। अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये अडेप्टेड है दो वर्क के लिए। केवल एक काम नहीं है इसका, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड ही नहीं है, बल्कि इसके दो काम है। पहला तो काम क्या हो गया? बाइंड्स, पहला इसका काम है इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। आपको बताया किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस और टाइप ये डिसाइड करता है उस प्रोटीन की टाइप। कौन सी प्रोटीन बनानी है उसके लिए वो स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ट्रांसफर आरएनए को कौन से अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना है ये भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। तो एक फंक्शन तो इसका ये हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है? इट रीड्स द कोड ऑन मैसेंजर आरएनए। स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का मैसेज कौन लेके आया है? मैसेंजर आरएनए। कहाँ से? डीएनए से। उसको कौन पढ़ेगा? ट्रांसफर आरएनए। क्योंकि अमीनो एसिड के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ लें और उसके हिसाब से जुड़ते चले जाएं। ऐसा नहीं होता। ये ट्रांसलेशन में आप डिटेल में पढ़ते हो कैसे ट्रांसलेशन होता है। तो अब ट्रांसफर आरएनए के दो काम हो गए। बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, किस अमीनो एसिड को ले जाना है उसको उससे बाइंड करेगा। और दूसरा काम क्या होगा? ये कोड पड़ेगा मैसेंजर आरएनए पर, उस हिसाब से ये अपने ट्रांसफर आरएनए अरेंज हो जाते हैं। तो ये दो काम की वजह से इसको क्या कहते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल। इट इज अडेप्टेड फॉर टू फंक्शंस, first to transfer the amino acid and second to read the code on the messenger RNA. अब जो है इसके बारे में थोड़ी सी ट्रांसफर आरएनए के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में मेनली, क्योंकि इसका फंक्शन तो डिटेल जो है वो ट्रांसलेशन में आ जाता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं वहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वहाँ पे इसका रोल डिटेल में आता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर जानने से पहले थोड़ी सी बातें इसकी जान लेते हैं। पहले तो ये है कि जब जेनेटिक कोड जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तब इसको क्या कहते थे? सॉल्युबल आरएनए या एसआरएनए, क्योंकि ये सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए कहते थे। दूसरा चीज इसको डिस्कवर किया हॉगलैंड एंड कोवर्कर 1958 में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर दिया वो स्ट्रक्चर
गिवन बाय हॉली in 1965। अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर अभी आपको बताया कि ये डीएनए में सिंथेसाइज होता है। आरएनए में क्या होगा? ये आरएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जोड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोसाइड। तो उसमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और कहाँ पे बनता है ये? डीएनए की गाइडेंस में बनता है। तो डीएनए यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है, एंजाइम यूज्ड इन इट्स synthesis is RNA polymerase 3। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करता है वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 3। यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए के लिए 3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैसेंजर के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है। ये जो है पूछा गया है 2012 में भी पूछा गया है, और फिर 2021 में पूछा गया नीट में, कौन सा एंजाइम इसके सिंथेसिस में काम आता है। फिर क्या है, जितने भी आरएनए हैं, आप मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और भी टाइप के पढ़ते हैं, उसमें सबसे छोटा यही है। ये स्मॉलेस्ट आरएनए है। और इसमें लगभग 76 से 90 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि लगभग 5 नैनोमीटर लंबा ये हो जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जुड़ के इसको बनाते हैं वो 76 से 90 के बीच में होते हैं। और लगभग 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए जो सेल में होता है उसका 10 to 15% क्या होता है? ये ट्रांसफर आरएनए होता है। तो ये तो हुआ ट्रांसफर आरएनए के बारे में कुछ फैक्ट्स। और क्योंकि इनका काम क्या है? अमीनो एसिड ट्रांसफर करना, और हमारे बॉडी के अंदर 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक होते हैं किसी भी अमीनो एसिड के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं है, फिक्स है। कैसे होगा ये जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह समझा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी कितने टाइप के होंगे? मोर देन 20 टाइप्स के होंगे, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए एक टाइप का ट्रांसफर आरएनए चाहिए। और इनिशिएशन के लिए अमीनो प्रोटीन सिंथेसिस में जब इनिशिएशन होगा, फॉर इनिशिएशन स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? जो इनिशिएट करेगा, इनिशिएटर। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। आपको पता है कोडॉन जो होता है इनिशिएशन के लिए AUG होता है, इसको हम देखेंगे कोडॉन कहाँ होता है, फिर ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है। लेकिन वो कोडॉन में क्या होता है कि एक स्टॉप के लिए भी होते हैं कोडॉन, लेकिन यहाँ पर जो है स्टॉप के लिए कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं होता। जब ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा अमीनो एसिड का, तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन। ये तो हो गए इनके फैक्ट्स जो ट्रांसफर आरएनए के बारे में। अब हम लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ
ट्रांसफर आरएनए। इस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में ये क्या होता है, इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में तो क्या आएगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनता है तो ये जो आरएनए की स्ट्रैंड है वो फोल्ड होके या बॉन्ड बना के ये क्लोवर लीफ इफेक्ट देता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका ये है, ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, ये स्ट्रक्चर आता है। और उसको देखें क्लोवर लीफ, यदि देखें हम, क्लोवर लीफ इस तरह की होती है। इस तरह की होती है क्लोवर लीफ। तो यदि हम इसको देखें तो ये लगभग ऐसे ही है। ये क्या है, क्लोवर लीफ। तो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, क्लोवर लीफ। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, हम इसको बिल्कुल खोल दें, सीधा कर दें तो ये क्या आएगा, लीनियर स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। पर ये स्ट्रैंड्स यहाँ पे जैसे क्या किया इन्होंने, नाइट्रोजन बेसिस ने ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। तो इस तरह से ये प्लेन सिंपल स्ट्रेट पोर्शन भी होता है और ये लूप वाला पोर्शन भी होता है। इसमें लूप वाला क्यों होता है ये भी बताएंगे और स्ट्रेट क्यों होता है ये भी बताएंगे। तो ये हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर बाद में बताएंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्चुअली ये भी नहीं होता है, ये भी इस तरह का नहीं रहता क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट है, तो उस वजह से और ज़्यादा इसमें बॉन्ड बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये वाली आर्म। ये आर्म क्या है, ये है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। यहीं पर आकर अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं और इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीराइबोसोम्स इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं इसमें। तो यहाँ पर जो होगा इस तरह से, तो ये हमेशा क्या रहता है, साइटोसिन और एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। बाकी ये इसमें क्या होगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसमें अरेंज, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड अरेंज है। तो बेसिस यदि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस सामने आ जाते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए डीएनए में बनता है, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। तो ये डबल हेलिक्स नहीं है, एक्चुअली है क्या, ये सिंगल हेलिक्स। ये 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। अब हम ये समझा दें 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है। जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो वो क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ के। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक तो राइबोज शुगर होती है, ये राइबोज शुगर है 5 कार्बन, इसका ये 1 है, ये 2 कार्बन, 3, 4 और 5 कार्बन शुगर है। इसमें 1 नंबर से तो क्या जुड़ता है, कोई भी बेस जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए एडेनिन जुड़ गया। और 3 नंबर पे क्या होता है, ये OH, इस जगह भी HOH, यहाँ भी HOH, और ये 5 है। तो और 5 नंबर कार्बन से जो है वो फॉस्फेट जुड़ता है, इससे जो है फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। इसी तरह का दूसरा होगा,
ये 3 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर है ये। मान लीजिए यहाँ पर ये यूरेसिल है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ से इसका H और इसका OH मिलके वाटर बन के निकल जाता है और ये इससे ईस्टर बॉन्ड से जुड़ जाता है। इसी तरह से लंबी चेन बन जाएगी जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये चेन ऐसी लंबी चली जाएगी, तो जो उस तरफ एंड आएगा उसमें क्या फ्री होगा, OH, क्योंकि यहाँ वाला OH तो इससे बॉन्ड बना लिया, ये OH फ्री है। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड चेन में स्ट्रैंड में लास्ट में क्या होगा, 3 पोजीशन वाला OH क्या होगा, फ्री होगा। इस एंड को हम क्या कहते हैं, 3 प्राइम है। और इस वाले एंड पे क्या होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा, 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट फ्री होगा। तो इस एंड को हम क्या कहेंगे, 5 प्राइम एंड। तो इस तरह से RNA में भी और DNA में भी एक एंड कहलाता है 5 प्राइम एंड और एक कहलाता है 3 प्राइम एंड। तो ये जो ट्रांसफर RNA है इसमें ये 5 प्राइम एंड है, इसका मतलब यहाँ पे फ्री फॉस्फेट है, और ये 3 प्राइम एंड है, इसका मतलब यहाँ पे OH फ्री है थर्ड पोजीशन में। किसके, क्योंकि A है, एडेनिन है, तो एडेनिन से अटैच जो शुगर मॉलिक्यूल है राइबोज का, उसके तीसरे पोजीशन पे OH फ्री है। उसी OH से अमीनो एसिड जो आता है वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है किसके बीच में, जो अमीनो एसिड है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है, वो पहले उसको ATP से उसको एक्टिवेट हो जाता है, और फिर क्योंकि इसमें एनर्जी चाहिए, यहाँ पे जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो अमीनो एसिड क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है, ATP यूज़ करता है, और यहाँ आके वो ये जो इसका न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पोजीशन पे OH है, उससे ये बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमेशा 3 प्राइम है, अमीनो एसिड वाला एंड कौन सा है, 3 प्राइम, और दूसरा वाला क्या है, 5 प्राइम, और यहाँ पे हमेशा CCA ये जरूर रहेगा, ये जो बदल सकते हैं, ये हमेशा CCA ही रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पर ये 7 to 9 जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो अपोजिट एंड के से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गया इस एंड के बारे में। अब हम आते हैं इस पे, ये वाला कहलाता है T लूप, ये है T लूप। इसमें यहाँ पे 5 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये पोर्शन होता है स्टेम, तीनों में ये जो स्टेट आ रहा है ये स्टेम है और ये लूप है। इस T लूप को GTPCG लूप भी कहते हैं। यहाँ P क्या है, RNA में क्या होता है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, इसमें एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन, यही तो होते हैं। पर इसको यदि आप देखो तो यहाँ पे जो है थोड़ा अनयूजुअल है या मॉडिफाइड बेसिस हैं। क्या है, एक P और T इसमें नहीं है। तो इसमें ये खास बात है कि इसमें क्या होता है, थायमीन होता है, और थायमीन होने की वजह से क्या होता है, उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है। ऐसे ये जो है, ये है P जिसको हमने लिखा है वो है स्यूडो यूरेसिल। यहाँ यूरेसिल नहीं है, यूरेसिल थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, और वो क्या कहलाता है, स्यूडो यूरेसिल, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ नहीं मिला। जहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगा वहाँ पे ये लूप बना लेंगे, ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो इसको जो है, या इसका एक और भी नाम है T साई C, इतना पोर्शन जो है ये साई कहलाता है। तो या तो इसको T लूप कहेंगे, या GTPCG लूप कहेंगे, या T साई C के लूप कहेंगे। इसमें ये खास बात है कि ये इसमें थायमीन होता है इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, और स्टेम में यहाँ पर ये 5 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पर तो 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं स्टेम में इसके। और इस लूप का काम क्या है, ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, राइबोसोम्स को।
recognizes ribosomes। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या ले जा रहा है? अमीनो एसिड्स। कहाँ ले जा रहा है? राइबोसोम्स पर, क्योंकि राइबोसोम्स ही क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। वहीं पर ले जाना है इसको। वहीं पर मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी अरेंज रहते हैं। किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को बनना है, वो पूरा मैसेंजर आरएनए अपने कोडॉन के साथ वहाँ आरएनए राइबोसोम्स पर मौजूद है। वहीं इसको ले जाना है। इसका मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना है कि हमें राइबोसोम से कहाँ पे जाना है। तो ये लूप जो है रिकॉग्नाइज करता है कि कहाँ हमें जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये लूप है। ये लूप कहलाता है एंटी कोडॉन लूप। इसका भी ये स्टेम है और ये एंटी कोडॉन लूप है। एंटी कोडॉन लूप में क्या होता है? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, जिनको ये 3 के सेट में होंगे। यहाँ पे राइबोसोम्स पर क्या अरेंज रहते हैं? ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स पर स्मॉल यूनिट पर अटैच रहता है। अब यहाँ मान लीजिए इसके पास इस तरह से तो कोड होते ही हैं अमीनो एसिड के। हर एक अमीनो एसिड जो है एक 3 का सेट्स होते हैं इसके नाइट्रोजन बेसिस के, उनसे कोड होता है। ये हर एक अमीनो एसिड के लिए सेट ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैसेंजर आरएनए पे यहाँ पर है और कोडॉन क्या है? AGU। मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर इस ट्रांसफर आरएनए को यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर ये तभी अटैच होगा जब इसके पास क्या हो? ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? यू। फिर जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सी। फिर यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ए। तो ये तो है क्या? मैसेंजर आरएनए पे जो है ये क्या कहलाते हैं? कोडॉन। और ये क्या कहलाएंगे? एंटी कोडॉन। इसीलिए इस लूप को क्या कहते हैं? एंटी कोडॉन लूप कहते हैं। तो कोडॉन तो होंगे मैसेंजर आरएनए पे और उसका एंटी होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे कहाँ? एंटी कोडॉन लूप पर। तो इस तरह से अब मान लीजिए ये है और ये वाला जो कोडॉन है AGU, ये होता है किसके लिए? ये कोड है सीरीन अमीनो एसिड के लिए। इसका मतलब ये वाला ट्रांसफर आरएनए क्या लाएगा? सीरीन। यहाँ पर सीरीन, एक्टिवेटेड सीरीन आएगा और वो यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको लाके यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और ये इस जगह पर फंस जाएगा जहाँ पर कि राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स यहाँ पर है और इसका ये स्मॉलर यूनिट पे होता है और ऊपर से ये लग जाता है, फिर बिगर वाला पार्ट राइबोसोम्स का लग जाता है। तो ये डिसाइड करके कहाँ से आया है? डीएनए से। ये डीएनए से आया है कि पहला जो आप यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए आएगा वो कौन सा अमीनो एसिड लाएगा? सीरीन। कैसे पता चला? मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन है और यहाँ पर कौन सा ट्रांसफर आरएनए आएगा? जिसमें ये एंटी कोडॉन हो। एंटी कोडॉन नाम पर ये एंटी कोडॉन हो एंटीकोडॉन लूप पर, वही यहाँ पर आएगा। और ये यदि आएगा तो यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा आएगा? सीरीन आएगा। अब इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो कोडॉन है मैसेंजर आरएनए पर, वो क्या है? UAC है मान लो। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए कौन सा आएगा? जिसमें एंटी कोडॉन कौन से होंगे? यहाँ पर AUG। यूज का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री है एडेनिन। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा यूरेसिल और साइटोसिन का है ग्वानिन। तभी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इसका मतलब यदि मैसेंजर आरएनए पर UAC कोडॉन है तो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए वो आएगा जिसमें एंटी कोडॉन क्या होगा? AUG।
और AUG वाला जो होगा ये यहाँ पर ये UAC वाला, ये इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, टायरोसिन। तो आपने देखा इस कोडॉन से ही ये तय होता है कि कौन सा अमीनो एसिड आना है। ये जो होगा मतलब टायरोसिन हमेशा कहाँ किस ट्रांसफर RNA में जुड़ेगा, जिसके पास एंटीकोडॉन क्या हो, AUG हो। क्यों? क्योंकि टायरोसिन का कोड क्या है, UAC। तो इस तरह से ये मैसेंजर RNA और उसका एंटी यहाँ, और इससे ही गवर्न होगा कि कौन सा ट्रांसफर RNA। तो ये स्पेसिफिक हो गया। यदि इस तरह का हो गया तो ये वाला ट्रांसफर RNA किसके लिए होगा, टायरोसिन के लिए होगा। इसीलिए पहला वाला जो था वो किसके लिए था, सीरीन के लिए। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसका मतलब कम से कम 20 टाइप के तो ट्रांसफर RNA होने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी अमीनो एसिड को ले आएगा। तो स्पेसिफिक है ट्रांसफर RNA, स्पेसिफिक है किसके लिए, फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। और कैसे पता चलेगा ये कि यहाँ पर कोडॉन, ये किसने भेजा है, DNA ने, ये डिसाइड किया। इसके बाद कौन सा आना है, मान लीजिए यहाँ पर ये अगला 3 जो कोडॉन है वो है AUU, फिर हो सकता है CGU, इस तरह से। तो ये एक एक कोडॉन होगा, 3 का सेट का होता है। ये एक अमीनो एसिड जिस अमीनो एसिड के लिए होगा वही ये अमीनो एसिड लेके यहाँ आएगा। तो यहाँ पे वो ट्रांसफर RNA जुड़ेगा जिसके पास वो अमीनो एसिड हो जिसका कोड क्या हो, AUU। तो अब ये खिसकता जाता है, मैसेंजर RNA खिसकता जाता है। जब ये इससे बॉन्ड बना लेता है फिर ये खिसक जाता है। तो अब अगला इसके पास आ जाएगा, जो इसका वाला अमीनो एसिड लेके आएगा वो ट्रांसफर RNA यहाँ जुड़ेगा, जो इसका वाला अमीनो एसिड लेके आएगा वो ट्रांसफर RNA यहाँ जुड़ेगा। तो इस तरह से ट्रांसफर RNA क्या है, स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो इस तरह से अमीनो एसिड का ये आपस में जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और लंबी चेन बन जाती है प्रोटीन की, जो कि बाद में फिर सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द नीड। ये हो गया हमारा एंटीकोडॉन लूप। इसमें भी यहाँ स्टेम है, स्टेम में ये 5 इसमें भी होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं यहाँ पर, और लूप में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर एक जो होता है ये होता है जो अनयूजुअल इनोसिन, ये एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन और ग्वानिन के अलावा जो इसमें एक होता है नाइट्रोजन बेस होता है इनोसिन, ये नहीं हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसीलिए ये लूप बनाता है। ये लूप तभी बनाएंगे जब उनका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने से क्या होगा कि वो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते, ये स्टेम वाला पोर्शन नहीं बन सकता, ये हमेशा लूप वाला पोर्शन ही बनेगा। तो ये क्या रिकॉग्नाइज करेगा, कोडॉन। आपको पता ही चल गया किस चीज के लिए होगा ये, कोडॉन रिकॉग्निशन। ये था राइबोसोम के रिकॉग्निशन के लिए, ये हो गया कोडॉन के रिकॉग्निशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, एंटी कोडॉन है। इनमें जो कोडॉन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री इसके पास है, और इसी के हिसाब का यहाँ पर अमीनो एसिड आता है। तो ये तो 2 लूप हो गए। अब ये जो तीसरा लूप आया ये कहलाता है डी लूप। इसको DHU लूप भी कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल। यहाँ यूरेसिल नहीं है, नॉर्मल यूरेसिल नहीं है, इसमें क्या है, डाईहाइड्रोक्सी। 2 OH जुड़ जाते हैं यूरेसिल में, ये इसको क्या बनाते हैं, अनयूजुअल बनाते हैं, या ये कहेंगे मॉडिफाइड यूरेसिल होता है इसमें, जिसकी वजह से इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता, और ये क्या बनाता है, ये लूप बना देता है। और यहाँ पर तो जो होंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए ये स्टेम बनाता है। ये सब जो है ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये
बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, इसकी वजह से ये लूप के फॉर्म में रहते हैं। ये इसमें जो चेंज है या यूनिक जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल। यूरेसिल ना होकर डाईहाइड्रोक्सी यूरेसिल इसमें होता है। ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, एक तो अमीनो एसिड करता है ये रिकॉग्नाइज, और दूसरा एंजाइम, जो एंजाइम इसको अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, एटीपी से जोड़ता है, वो हो जाएगा अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटिस। अमीनो एसिड क्या हो गया, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो यहाँ आया है, एटीपी यूज करके क्या हो गया, ये अमीनो एसिड मतलब एक्टिवेटेड बन गया। किससे जुड़ गया, ट्रांसफर आरएनए से। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को यहाँ ट्रांसफर आरएनए से जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये डी लूप। तो अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, डी लूप। ये राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये कोडोन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और ये जो एंजाइम्स जो है जो कि इसको एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से जोड़ा है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, या कह सकते हैं कि अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और ये जो लूप होता है, ये जो छोटा सा है, ये वेस्टिजियल है या इसको वेरिएबल लूप कहते हैं। इसका रोल बहुत ज़्यादा पता नहीं है, वेरिएबल और वेस्टिजियल। और इसमें लेस देन 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटा होता है ये। कुछ लोग कहते हैं ये एंजाइम जो बताया था अभी वो ये रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, बहुत छोटा सा होता है। किसके बीच में, टी लूप, ये टी लूप था, और ये कोडॉन लूप था, एंटी कोडॉन लूप। इसके बीच में यहाँ पर होता है ये वेरिएबल, ये एंटी कोडॉन लूप है। तो है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन कहीं कहीं पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से स्टेम बना लेता, और जहाँ नहीं बनते हैं वहाँ पर ये लूप बन जाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो ये आएगा, ये सीधा बिल्कुल बिल्कुल एक स्ट्रैंड सीधा है 5 से लेके 3 तक, इस तरह से। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। ये तो हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि ये इतना कॉम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये डी लूप और टी लूप क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। पास आने की वजह से क्या होता है कि ये बिल्कुल इस पर आ जाता है, जैसे कि इस तरह से आ जाएगा। ये है टी लूप, ये है एंटी कोडॉन लूप, और ये वाला जो है ये कहाँ आ गया, इस पे आ गया। हम इससे दिखा देते हैं। ये है डी लूप, ये डी लूप, और ये वाला है टी लूप। तो डी और टी इसको इस तरह से फोल्ड कर दें इस पे, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, एल शेप, ये वाला इस तरह का बन गया, या इसको कह सकते हैं इन्वर्टेड एल। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो यदि हम इसको बिल्कुल खींच देते हैं सीधा, तो बिल्कुल सीधे सीधे सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम पर अमीनो एसिड अटैच होते हैं। फिर यदि अरेंज ये रहता है किस फॉर्म में, क्लोवर लीफ की शेप में, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये डी लूप टी लूप के इस पे आ जाता है, क्योंकि इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। तो जहाँ इनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ये इन्वर्टेड एल या ये शेप, ये क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से एक्चुअली में ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो है सारा स्ट्रक्चर हो गया ट्रांसफर आरएनए का। रोल इसका यही है। इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि इसका डबल रोल है।
ये अडेप्टेड है दो रोल करने के लिए। एक तो ये अमीनो एसिड को लेके आता है, ट्रांसफ़र करता है, और दूसरा चीज़ क्या है, ये कोड को भी पहचानता है कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा। और हर एक अमीनो एसिड के ट्रांसफ़र के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर था। तो आशा है समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।